हाय फ्रेंड्स, आज हम मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम हमारे है तनाव प्रबंधन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो इस टॉपिक के बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। सबसे पहले हम तनाव की अवधारणा या और परिभाषा, इन दोनों के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले देखें तो तनाव क्या होता है। तनाव व्यक्ति की वह मनोदशा होती है जिसमें वह बाह्य, जैसे कि हमारे कार्य का बोझ, या फिर हमारे आंतरिक, जैसे कोई चिंता, इन कारकों से भ्रमित हो और विचलित हो जाता है। तो इसे शॉर्टकट में देखें तो तनाव क्या होता है, व्यक्ति की वह मनोदशा होती है जिसमें वह बाह्य अथवा आंतरिक कारकों से भ्रमित और विचलित हो जाता है। यह क्या एक मनोवैज्ञानिक और आंतरिक प्रतिक्रिया होती है जो तब होती है जब व्यक्ति क्या उन मांगों और दबावों का सामना कर रहा होता है जिन्हें वह अपने संसाधनों मतलब रिसोर्सेज से ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है या अधिक मानता है। तब व्यक्ति को क्या होता है, तनाव हो जाता है। अब हम देखेंगे तनाव हमेशा बुरा नहीं होता। तनाव हमेशा बुरा नहीं होता। इसको कुछ आधारों पे दो भागों में बांटते हैं। जैसे तनाव है, एक तो यूस्ट्रेस, एक होता है डिस्ट्रेस। तनाव हमेशा नकारात्मक नहीं होता। तनाव की वजह से कभी कभी अच्छे काम भी हो जाते हैं। जैसे क्या होता है हमारा यूस्ट्रेस। यूस्ट्रेस का मतलब होता है सकारात्मक या अच्छा तनाव। जैसे कभी कभी हम रोमांचक चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, जैसे बम्पी जंपिंग जंपिंग होते हैं, ऊंचाई से कूदना, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनसे हमें रोमांच महसूस होता है, लेकिन हमें इससे सकारात्मक अनुभव भी देखने को मिलते हैं। कोई उपलब्धि का उत्साह होता है, ये सब हमारे क्या होते हैं, यूस्ट्रेस होते हैं। कोई परीक्षा से पहले जो हमें हल्की सी टेंशन होती है, तनाव होता है, ये यूस्ट्रेस होता है। इससे हम क्या है, बेहतर कार्य निष्पादन के प्रति समर्पित होते हैं, मतलब आगे बढ़ के बेहतर कार्य करने की कोशिश करते हैं। दूसरा क्या होता है, डिस्ट्रेस। जब क्या होता है, तनाव बहुत ज्यादा हो जाता है, तो क्या होता है, यह हमारे लिए नकारात्मक या हानिकारक तनाव का रूप धारण कर लेता है, जिससे क्या होता है, हमें नुकसान होना शुरू हो जाता है। अब हम देखेंगे तनाव के चरण। जब भी व्यक्ति को तनाव होता है तो उसको 3 भागों में बाँटा जाता है। और 3 भागों में जो इसको बाँटा जाता है तो इसे हम गैस थ्योरी कहते हैं। गैस का मतलब होता है सामान्य अनुकूलन संलक्षण या फिर जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, जिसे शॉर्ट में कहते हैं। तो हमारे हेंस सेले के द्वारा प्रस्तावित किया गया था ये गैस मॉडल। यह मॉडल क्या करता है, तनाव के प्रति शरीर की जो प्रतिक्रिया है उसके 3 चरणों का वर्णन करता है। आप इसे याद रखें, कितने चरण, 3 चरणों का यह वर्णन करता है। पहले चरण की बात करें तो पहले चरण को हम कहते हैं चेतावनी, अंग्रेजी में जिसे अलार्म कहते हैं। जब भी व्यक्ति किसी तनावपूर्ण स्थिति से व्यक्ति का सामना होता है, तब क्या होता है, ये हमारे अलार्म, ये चेतावनी की स्थिति उत्पन्न होती है। मतलब यह तनाव की प्रारंभिक अवस्था होती है, जिसमें जब व्यक्ति के सामने परिस्थिति आती है तो व्यक्ति के दो ही कार्य कर सकता है, या तो परिस्थिति से लड़ता है या फिर परिस्थिति से भाग जाता है। इस प्रकार की प्रतिक्रिया करता है व्यक्ति। यदि व्यक्ति जो परिस्थिति है उससे लड़ता है तो क्या होता है, या तो वह जीत जाता है या हार जाता है, और भाग जाता है तो भाग ही जाता है। तो ऐसी परिस्थितियां होती है, इसे हम क्या कहते हैं, चेतावनी परिस्थिति कहते हैं। इस दौरान क्या है, व्यक्ति के शरीर में कौन-कौन से शारीरिक प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उसके एड्रेनालिन हार्मोन का स्त्राव होता है, हृदय गति, रक्तचाप में वृद्धि होती है। दूसरी चरण की बात करें, दूसरा चरण आता है प्रतिरोध। जब व्यक्ति के सामने सेम ही समस्या है या तनावपूर्ण स्थिति है, बार-बार आने लगती है, तो व्यक्ति क्या है, उससे भागने का प्रयास करना बंद कर देता है और वो उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। इसके दौरान क्या प्रतिक्रिया होती है, तो इस अवस्था में व्यक्ति स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है और शरीर क्या है, तनाव के अनुकूल होने की कोशिश करता है कि इस तनाव को हम किस तरह से निपट सकते हैं। तो हमारा शरीर उसके अनुकूल होने का प्रयास करता है और सामान्य संतुलन पर लौटने का प्रयास करता है। बात करें इस दौरान हमारे शरीर पे कौन-कौन से प्रभाव उत्पन्न होते हैं। यदि तनाव लंबे समय तक जारी रहता है तो शरीर ऊर्जा क्या होता है, शरीर क्या है, उच्च ऊर्जा व्यय की अवस्था में बना रहता है। पूरी ऊर्जा हम लगाते हैं और उस तनावपूर्ण स्थिति से निकलने की कोशिश करते हैं। तीसरा आता है हमारा थकावट। दूसरी अवस्था में जैसे प्रतिरोध का चरण आया, प्रतिरोध के चरण के दौरान आपने पूरा प्रयास किया कि उस तनावपूर्ण स्थिति से निपट लिया जाए, लेकिन लंबे समय तक आप प्रयास कर चुके हैं, अब आप उस परिस्थिति से नहीं निपट सकते। फिर आती है थकावट। थकावट का मतलब अब कुछ भी आप नहीं कर पाएंगे। तो इसमें हमारा शरीर क्या प्रतिक्रिया करता है, यदि तनाव का स्रोत दूर नहीं होता, मतलब तनावपूर्ण जो स्थितियां उनको हम दूर नहीं कर सकते, तो शरीर के संसाधन समाप्त होने लगते हैं और व्यक्ति क्या है, मानसिक संतुलन बनाए रखने में असमर्थ हो जाता है और व्यक्ति को तनाव हो जाता है। शरीर पर इसके कौन से प्रभाव होते हैं, अत्यधिक थकावट, प्रतिरक्षा प्रणाली का कमजोर होना, जिससे बीमारी और स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। तो हमने गैस थ्योरी देखी जो हैंस शेले थे उनके द्वारा दी गई थी।
अब हम देखेंगे तनाव के कारणों के बारे में। आखिर व्यक्ति को तनाव क्यों होता है? तनाव के कारण कौन-कौन से सोर्सेज़ ऑफ स्ट्रेस। तो तनाव के स्रोतों को व्यापक रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब किन-किन चीज़ों से व्यक्ति को तनाव हो सकता है। पहला कारण होता है पर्यावरणीय स्रोत। पर्यावरण की स्रोत की वजह से हमें तनाव हो सकता है। जैसे ये बाह्य अक्सर मानव निर्मित या फिर प्राकृतिक परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिनकी वजह से व्यक्ति को तनाव हो सकता है। जैसे शोर, प्रदूषण, भीड़-भाड़, प्राकृतिक आपदाएँ या फिर संसाधनों का अनुचित दोहन होता है। इनकी वजह से क्या व्यक्ति को तनाव हो जाता है। दूसरे सामाजिक कारण आते हैं जिनके अंतर्गत हम देखते हैं कि व्यक्तियों के बीच के संबंध, सामाजिक ढांचा और अपेक्षाएँ ये इनके अंदर शामिल किए जाते हैं। इसमें जैसे पारस्परिक जो हमारे रिश्तों में खटास आ जाती है, 2 व्यक्ति के बीच में जब रिश्तों में खटास आती है तो तनाव हो जाता है। अकेलापन, सामाजिक अपेक्षाएँ, तकनीकों का अंधानुकरण, इनसे व्यस्तता, तो आप देख सकते हैं तकनीकों का अंधानुकरण मतलब कई बार क्या होता है जैसे मोबाइल, टीवी, टैबलेट तो ऐसी टेक्निकल या फिर तकनीकों के अंदर क्या है व्यक्ति अपने आप को व्यस्त समझने लगता है, जिससे व्यक्ति क्या तनावपूर्ण जीवन जीने लगता है। फिर शारीरिक स्रोत की बात करें, स्वास्थ्य, शरीर की कार्यप्रणाली और जैविक आवश्यकताओं की वजह से भी कभी-कभी तनाव हो जाता है। जैसे कोई बीमारी हो जाए, चोट लग जाए, नींद की कमी हो, खराब पोषण मिले, थकान हो, तो इसकी वजह से व्यक्ति को तनाव हो सकता है। मनोवैज्ञानिक स्रोत की बात करें, तो व्यक्ति की सोच, भावनाएँ, चिंताएँ और धारणाएँ ये क्या तनाव को उत्पन्न करती है। वर्तमान मानव का मुख्य कारण यही है, मानव नहीं वर्तमान तनाव का मुख्य कारण यही है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता है। व्यक्ति क्या है भावनात्मक रूप से दूसरों से जुड़ा हुआ या कटा हुआ महसूस करता है। व्यक्ति को चिंताएँ रहती है, व्यक्ति कई बार क्या होता है धारणाएँ बना लेता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है या फिर मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाता हूँ। तो कई बार क्या नकारात्मक सोच, चिंता, आत्मसम्मान की कमी, असफलता का डर, मरने का डर, तो इस तरह की चीज़ें क्या है व्यक्ति के अंदर तनाव उत्पन्न करती हैं। तो इस तरह हमने देखा तनाव के कारण कौन-कौन से पर्यावरणीय कारक, सामाजिक कारण, जो हमारे शारीरिक स्रोत और मनोवैज्ञानिक स्रोत। खास देखें जो हमारा मनोवैज्ञानिक तनाव है, जो मनोवैज्ञानिक तनाव होता है, ये अक्सर क्या है मानवीय कल्पना के ऊपर आधारित होता है। इसे दूर करने का प्राथमिक तरीका होता है सकारात्मक सोच और पुनर्मूल्यांकन। 2 तरीके हैं जो हमारे मनोवैज्ञानिक तनाव है इसको दूर करने का। पहला तरीका है कि आपको सकारात्मक सोचना शुरू करना चाहिए। दूसरा पुनर्मूल्यांकन मतलब दोबारा से सोचने की जरूरत है कि जिन चीज़ों की वजह से आप तनाव महसूस करते हो, क्या वास्तव में वो तनाव की चीज़ें हैं या नहीं? तो इस तरह से आप इन तनाव को दूर कर सकते हो। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट का ये टॉपिक है, तो हमें पता होना चाहिए जो कर्मचारी होते हैं, कार्यस्थल पर तनाव का महसूस करते हैं। तो इसके मुख्य कारण क्या हैं कि व्यक्ति या कर्मचारी कार्यस्थल पर तनाव महसूस करता है। पहला कारण आता है कि उच्च स्तर का दबावपूर्ण व्यवहार। जब हमारे सीनियर होते हैं, कर्मचारी के जो सीनियर होते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है? दबावपूर्ण होता है। तो बॉस या पर्यवेक्षक का अत्यधिक मांग करने वाला जो व्यवहार, आलोचनात्मक या अनुचित व्यवहार क्या करता है? कर्मचारी के अंदर तनाव उत्पन्न करता है। फिर कार्यस्थल पर उत्पीड़न होता है, जैसे बुली किया जाता है, जैसे मौखिक रूप से दुर्व्यवहार, धमकी या भेदभाव, तो तनाव का एक बहुत ही गंभीर कारण बनता है। इसकी वजह से क्या कर्मचारी में तनाव उत्पन्न होता है। फिर कार्य का अत्यधिक बोझ, मतलब निर्धारित समय में बहुत अधिक काम करवाने की कोशिश की जाती है। भूमिका अस्पष्टता मतलब व्यक्ति को या कर्मचारी को बताया नहीं जाता संगठन में उसकी भूमिका क्या है या भूमिका को लेके उसके संघर्ष होते हैं, तो व्यक्ति को क्या होता है तनाव हो जाता है, मतलब उसके पास काम का अधिक बोझ रहता है। या फिर असुविधाजनक वातावरण हो, मतलब खराब डिजाइन या असुविधाजनक जो कार्य क्षेत्र होता है, जैसे व्यक्ति शांत क्षेत्र में काम करना चाहता है लेकिन वहां पे शोरगुल है, अपर्याप्त रोशनी है, अनुचित तापमान है, तो इनकी वजह से कार्यस्थल पर कर्मचारी के जो तनाव उत्पन्न हो सकता है। अब हम देखेंगे तनाव तो उत्पन्न हो गया लेकिन तनाव का प्रबंधन करना काफी ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारा जो टॉपिक भी तनाव प्रबंधन ही है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज की बात करें, रणनीतियों की, तो तनाव प्रबंधन का लक्ष्य क्या है? तनाव को पूरी तरह से हटाना नहीं बल्कि इसका प्रभावी ढंग से सामना करना है और इसे रचनात्मक बनाना है जिससे हम क्या उत्पादक कार्य कर सके। पहला तरीका आता है समस्या केंद्रित रणनीतियां, मतलब हम समस्या पे काम करेंगे तो हमारा तनाव दूर हो जाएगा। प्रॉब्लम फोकस्ड स्ट्रेटजीज की बात करें तो ये रणनीतियां क्या करती है? तनाव के स्रोत को सीधे बदलने या फिर टालने पे केंद्रित है जिनकी वजह से तनाव होता है। इसका एक तरीका होता है अनावश्यक तनाव से बचना। और यदि व्यक्ति अनावश्यक तनाव से बचना चाहते हैं तो वह 3 तरीके अपना सकते हैं। जैसे उसे सीखना चाहिए काम को ना कहना, या हम व्यक्ति व्यक्ति जब हमेशा हाँ, 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 जी सर, जी सर, जी सर, जी मैडम, जी मैडम, जी मैडम, इस तरह की भाषा में काम करता है, तो वह क्या है हमेशा तनाव में रहता है। उससे क्या है जो ऐसे कार्य जो उसके क्षमता से परे हैं, उसे उसे ना कहना सीखना चाहिए।
तनाव पैदा करने वाले जो व्यक्ति होते हैं या स्थिति होती है, उनसे दूरी बना के रखना चाहिए और पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने जैसे जो व्यवहारिक कदम ये भी उठाए जाने चाहिए। इससे व्यक्ति क्या है अनावश्यक तनाव से बच सकता है। फिर समय प्रबंधन और आयोजन, व्यक्ति क्या है अधिकतर समय तनाव को महसूस तब करता है जब उसके पास समय की कमी होती है, ठीक है? या फिर वो कार्य को ठीक तरह से नहीं कर पाता, तो उसे क्या करना चाहिए? कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए मतलब सबसे महत्वपूर्ण कार्य पहले, तो इसके लिए एबीसीडी तकनीक हमने पहले बताए थे समय प्रबंधन के अंदर। इसमें ए का मतलब सबसे महत्वपूर्ण कार्य, बी का मतलब उससे कम, सी का मतलब उससे कम और डी का मतलब सबसे कम महत्वपूर्ण कार्य। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो ए है, वो उसमें ये बताया गया था कि 20% कार्य संगठन के महत्वपूर्ण होते हैं, उसके लिए आपको 80% समय देना है। तो ठीक है, इसे एबीसीडी तकनीक कहते हैं। इससे क्या है समय प्रबंधन होता है, समय बचता है और व्यक्ति तनाव से दूर रहता है। तो प्रतिनिधित्व या डेलीगेशन का उपयोग करके कार्यभार कम करना। यदि व्यक्ति के पास या कर्मचारी के पास ज़्यादा काम है, ज़्यादा कार्यभार है, तो उसे सारा कार्य खुद करने की ज़रूरत नहीं है। उसको अपने क्या है अधीनस्थ को अपना कार्य अधीनस्थ क्या है प्रतिनिधित्व मतलब प्रत्यायोजन या डेलीगेशन करने की आवश्यकता होती है। ये तो हमने कार्य पर फ़ोकस की बात करें कि कार्य पे फ़ोकस करके हम क्या है रणनीति को अपना करके क्या है तनाव को कम कर सकते हैं। लेकिन अब दूसरा तरीका आता है भावना केंद्रित रणनीतियाँ मतलब इमोशन फ़ोकस्ड स्ट्रेटजी। तो ये रणनीतियाँ क्या करती है तनाव को बदलने के बजाय तनाव के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया को ही बदलने के पे केंद्रित है, कि व्यक्ति सोचे कि इससे कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। पहला तरीका था अडैप्टेशन मतलब तनाव के लिए अनुकूल बनना। यदि तनाव की स्थिति को बदला नहीं जा सकता, भई क्लियर सी बात हो गई कि आप परिस्थिति को बदल ही नहीं सकते, तो स्वयं को बदल लो। ये तो सारी दुनिया को पता है कि यदि आप परिस्थिति को नहीं बदल सकते, तो आप खुद को बदल लो। मतलब इस चीज़ को स्वीकार कर लो, लचीलापन लेके आओ, लचीलापन विकसित करो। इस तरह के कुछ तरीके जिससे आप तनाव को दूर कर सकते हो। फिर नकारात्मक विचारों का पुनर्मूल्यांकन करो, मतलब कि ऐसे विचार जिनकी वजह से आपके नकारात्मक विचार होते हैं, ऐसी बातें, ऐसी परिस्थिति जिनकी वजह से आपका नकारात्मक विचार होता है, तो आप एक बार मूल्यांकन करो खुद का, कि भैया कि वास्तव में इन परिस्थिति की वजह से नकारात्मक होना ज़रूरी है या नहीं? तो हो सकता है कि आपके मन में ऐसी बात बैठी हो, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी नकारात्मक ना हो। फिर बीच-बीच में क्या है, खुद के लिए, आराम के लिए समय निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कार्यभार को कम करने के लिए कार्य के अतिरिक्त खुशनुमा माहौल और शौक में भी समय बिताना चाहिए। फिर तनाव मुक्त जो तकनीकें होती है, जैसे गहरी साँस लेना, संगीत सुनना, इन तकनीकों के माध्यम से क्या है, तनाव को दूर किया जा सकता है। फिर आती है हमारी जीवन शैली में परिवर्तन करके भी हम तनाव को दूर कर सकते हैं। जैसे स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना, मतलब नियमित रूप से व्यायाम करना जैसे योगा, दौड़ लगाना, संतुलित और पौष्टिक आहार लेना, पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण नींद सुनिश्चित करना और मादक द्रव्यों से दूर रहना। तो इस प्रकार आज एक लेक्चर के जरिए हमने तनाव मैनेजमेंट या तनाव प्रबंधन के बारे में काफ़ी डिटेल से चर्चा की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।